रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची, राजनीति विज्ञान विभाग, बीए सेमेस्टर 2, कोर 3, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास। अध्याय 2 का दूसरा भाग है क्रांतिकारी युग, उग्र राष्ट्रवादी युग के बाद क्रांतिकारी युग। शुरू के ऑडियोज में हम लोगों ने सुना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 युगों में बांटा गया: उदारवादी युग, उग्रवादी युग और गांधीवादी युग। तो जो उग्रवादी युग था, जिसमें उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग आए, उस उग्र राष्ट्रवाद में 2 तरह की विचारधारा, वहाँ भी 2 धाराएं बट गई थी या 2 विभाजन था। एक वह वर्ग था या वह ग्रुप था जिन्होंने हिंसा को नहीं अपनाया। पिछले ऑडियो में हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि उग्र राष्ट्रवादियों ने उग्र तरीके से विरोध करना शुरू किया, लेकिन उनका जो विरोध का तरीका था वह निष्क्रिय विरोध का तरीका था। उन्होंने बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया था। तो प्रार्थना पत्र और याचनाओं से अलग हो करके बहिष्कार के तरीके को उग्र राष्ट्रवादियों ने अपनाया था। लेकिन यहाँ भी उनके साथ साथ एक और जो वर्ग उत्पन्न हो रहा था, या जो एक और विचारधारा पनप रही थी, उत्पन्न हो रही थी, वह क्रांतिकारी विचारधारा थी। और क्रांतिकारी विचारधारा को मानने वाले जो विद्वान थे या जो नेता थे, उन लोगों ने इस बात को माना था कि प्रार्थना या याचना या अहिंसात्मक आंदोलन से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक रास्ते को भी अपनाया जा सकता है। जो नीति अंग्रेज अपना रहे हैं, दमन की नीति या अत्याचार करने की नीति, तो उस अत्याचार का विरोध उसी तरीके से दिया जाना चाहिए, क्रांतिकारी तरीके से दिया जाना चाहिए, या अत्याचार का विरोध क्रांतिकारी तरीके से होना चाहिए। इस बात से ही या इन्हीं कारणों से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ। जब जनता का बहुत ज़्यादा दमन होने लगा, जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगे, अलग अलग तरह के ऐसे कानून अंग्रेज बनाने लगे जिससे जनता तंग आ गई, परेशान हो गई, और वह परेशानी बढ़ते बढ़ते असहनीय हो गई। तब इस असहनीय स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो क्रांतिकारी देशभक्त थे, उन लोगों ने हिंसक गतिविधियों का मार्ग अपनाया। और यही हिंसक गतिविधियां जो थीं, ये क्रांतिकारी गतिविधियां कहलाईं। और उस क्रांतिकारी युग को हम साथ साथ चलते हुए देख सकते हैं, उग्र राष्ट्रवादी युग के साथ भी और गांधीवादी युग के साथ भी। और ये जो क्रांतिकारी क्रियाकलाप हैं, ये इनका इतिहास बहुत लंबा है। अगर हम और पीछे चले जाएं, उदारवादी युग में भी चले जाएं या उसके और पीछे जाएं, उदारवादी युग हम 1885 से मान रहे हैं, जब से कांग्रेस का गठन हुआ था। लेकिन यदि हम उसके और पीछे जाएं, 1857 का सिपाही विद्रोह, तो वह सिपाही विद्रोह शुरुआत माना जा सकता है अंग्रेज़ों के विरोध का या क्रांतिकारी विरोध का। तो 1857 की जो क्रांति थी, वो बहुत सफल तो नहीं थी, लेकिन उसने शुरुआत की थी अंग्रेज़ों का विरोध करने की। और इसी के बाद हम धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे आंदोलनों को देखते हैं जो कि स्वतंत्रता की प्राप्ति तक चले, जिनको कि हम क्रांतिकारी आंदोलन कह सकते हैं। तो इस क्रांतिकारी आंदोलन की कड़ियों में या इस क्रांतिकारी आंदोलन की घटनाओं में क्या क्या घटनाएं थीं जिन्हें हम मुख्य रूप से रख सकते हैं या मुख्य रूप से जिन्हें हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम इसके प्राथमिक चरण को देखेंगे, शुरुआती चरण को देखेंगे, तो 1906 से लेकर के 1914 में जो क्रांतिकारी कार्य हुए, उनमें बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, महाराष्ट्र में और
पंजाब में तथा पंजाब के अलावा विदेशों में भी भारतीयों के द्वारा कई क्रांतिकारी आंदोलन किए गए। इन सब का अध्ययन हमें करना है। शुरुआत के काल में 1906 से 1914 का जो समय था, इस काल के प्रमुख क्रांतिकारियों में अगर हम नाम लें तो सावरकर बंधुओं का नाम लिया जा सकता है। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। लाला हरदयाल, मैडम बीकाजी कामा, मदन लाल धींगड़ा, बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऐसे कई नाम हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। बंगाल मुख्य रूप से क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों का केंद्र था और बंगाल के बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र, पंजाब और बहुत सारे और क्षेत्रों में या बहुत सारे और प्रांतों में क्रांतिकारी गतिविधि जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बंगाल में ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, दमन की नीति थी, उससे बाहर निकलने के लिए, उसके विरोध करने के लिए क्रांतिकारियों की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और बंगाल में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त इन क्रांतिकारियों के नेता थे। इन्होंने पत्रिकाएं निकाली, समाचार पत्र निकाले। तो युगांतर और संध्या ये दो समाचार पत्र थे जिनमें ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना की जाती थी और भारतीय युवाओं को क्रांतिकारी कामों के लिए प्रेरित किया जाता था। उन्होंने, बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने एक संस्था बनाई, अनुशीलन संस्था, और इसी प्रकार की एक संस्था ढाका में भी बनाई गई कलकत्ता के बाद। और ढाका में ही अगर हम देखें तो अकेले ढाका में ही इस संस्था की 500 शाखाएं या 500 जो अलग अलग यूनिट्स है वो बन गए। 1907 के बाद से बंगाल का जो वातावरण था वो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी हो चुका था। मिदनापुर में उप गवर्नर की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट, जो अंग्रेज जिला मजिस्ट्रेट थे, उनको ढाका में गोली मारी गई। फिर बिहार में एक जज थे, ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड, उनको मारने का प्रयत्न किया गया। और ये जो सारे काम हो रहे थे ये क्रांतिकारी आंदोलन का ही एक भाग थे। खुदीराम बोस का नाम प्रमुख रूप से इस समय में आता है। अलीपुर केस जिसमें अरविंद घोष वगैरह शामिल थे, तो खुदीराम बोस, अरविंद घोष, इनका नाम क्रांतिकारी आंदोलनकारियों या क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के रूप में लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये सावरकर बंधु कहे जाते हैं। इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया और उन्होंने एक देशभक्त संगठन मित्र मेला संगठन का नाम है, उसकी स्थापना की थी और बाद में इस संगठन का नाम अभिनव भारत किया गया और अभिनव भारत की शाखाएं पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। तो इस तरीके से अपने अपने प्रांतों में, अपने अपने क्षेत्रों में ये क्रांतिकारी संस्थाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारी कार्यों को बढ़ावा दे रहे थे और युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि कैसे ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जाए या क्रांतिकारी कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं जिससे ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा सकता है। पंजाब में शुरुआत में बंगाल और महाराष्ट्र जैसी बहुत गुप्त समितियां नहीं बनी थीं, लेकिन जब पंजाब में भूमि संबंधी एक नीति आई, अंग्रेज़ों ने एक भूमि संबंधी एक नीति बनाई जिसकी वजह से पंजाब के लोगों में बहुत असंतोष फैल गया और तब लाला हरदयाल, अजीत सिंह जैसे
क्रांतिकारी नेताओं ने क्रांतिकारी संगठन बनाए और अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद ने भारत माता सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना की। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा क्रांतिकारी कार्य करने शुरू किए गए। बहुत सारे और नाम लिए जा सकते हैं क्रांतिकारियों में, सचेंद्र सान्याल, हनुमंत राय, मास्टर अमीरचंद। इनका नाम कम आता है, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन को अगर हम उस क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास को पढ़ेंगे तो इनका नाम हमेशा हमें मिलेगा। भारत में ही केवल क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो रहे थे या क्रांतिकारी कार्य जो थे वो भारत में ही नहीं हो रहे थे, ये विदेशों में भी किए जा रहे थे। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति तक ऐसे आंदोलन विदेशों में भी थोड़े बहुत चलते रहे और क्रांतिकारियों की जो मुख्य शाखाएं थी विदेशों में, लंदन में थी, पेरिस में थी और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में थी। और जो बाहर काम कर रहे थे विदेशों में, वो भारत के ही जो क्रांतिकारी नेता थे, क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे, वे जो विदेश चले गए थे, वे विदेश से कार्य कर रहे थे भारत के लिए। और उन लोगों में उनमें प्रमुख विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, मैडम कामा, इनका नाम हम मुख्य रूप से ले सकते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन लोगों ने विदेशों से कार्य करना शुरू किया, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाना शुरू किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन इंग्लैंड होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये समाचार पत्र चलाना शुरू किया। तो वहाँ भी विदेशों में भी समाचार पत्रों के माध्यम से और क्रांतिकारी संगठनों के माध्यम से इन नेताओं ने काम करना शुरू किया। मैडम कामा ने जिनेवा से वंदे मातरम नामक एक पत्रिका निकालनी शुरू की थी। अमेरिका में लाला हरदयाल ने क्रांतिकारियों को संगठित किया था और सैन फ्रांसिस्को में गदर नामक एक समाचार पत्र को उन्होंने शुरू किया। इसके अतिरिक्त आयरलैंड में क्रांतिकारी दलों की जो पद्धति थी उसको देखते हुए यंग इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की गई और फ्री हिंदुस्तान नाम की पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। तो इस क्रांतिकारी आंदोलन वाले भाग में हमें जो बातें मुख्य रूप से जाननी हैं वे ये कि किन किन प्रकार के संस्थाओं का गठन किया गया, किन के द्वारा संस्थाएं बनाई गई, किन के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली गई या किन पत्रिकाओं या किन समाचार पत्रों के द्वारा कहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए। इसको मुख्य रूप से इन बातों का अध्ययन हमें करना है। तो ये तो शुरुआती काल था 1906 से लेकर के 1914 तक के बीच का। क्रांतिकारी आंदोलन का जो दूसरा काल है वह 1919 से 1932 का काल माना जाता है और ये समय शुरू हो गया है गांधीवादी युग। मतलब गांधी जी ने अपना काम गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में आ गए थे और उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों की शुरुआत कर दी थी। 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और क्रांतिकारियों ने भी इस आंदोलन के परिणाम को बहुत उत्सुकता से, इसके आंदोलन के परिणाम की वो प्रतीक्षा करने लगे कि क्या होगा, असहयोग आंदोलन अगर चलाया जा रहा है तो उसका क्या परिणाम निकल कर सामने आएगा। इसका इंतज़ार क्रांतिकारी भी बहुत उत्सुकता से कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को भी बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तब फिर क्रांतिकारियों ने अपना और क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना शुरू किया। काकोरी केस के बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा है इतिहास में।
शचीन्द्र सान्याल ने 1920 में क्रांतिकारी दलों को भारत में जितने भी क्रांतिकारी दल थे उन सभी को एकत्र करके, संगठित करके हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की थी। और इस क्रांतिकारी दल ने, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ ने, सशस्त्र क्रांति के लिए, हिंसक क्रांति के लिए बड़ी मात्रा में हथियार खरीदे और हथियार खरीदने या हथियार की कीमत चुकाने के लिए ये सोचा गया कि सरकारी खजाने को लूटा जाए। तो अगस्त 1925 में काकोरी के निकट रेलगाड़ी को रोककर क्रांतिकारियों के द्वारा खजाना लूटा गया, लेकिन बाद में ब्रिटिश पुलिस के द्वारा या गुप्तचर विभाग के द्वारा 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसको कि काकोरी षड्यंत्र केस कहा जाता है। और रामप्रसाद बिस्मिल का नाम इसमें बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह, ये सभी इस केस से जुड़े हुए थे। तो रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह जैसे लोगों को फांसी दी गई। शचीन्द्र सान्याल, शचीन्द्र बख्शी, ये इनको आजीवन कारावास हुआ। तो इस प्रकार की गतिविधियां द्वितीय काल में हमें देखने को मिलती हैं। काकोरी षड्यंत्र केस ये महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधि थी दूसरे काल की। इसके बाद सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर, राजगुरु, इन लोगों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी और या हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना, इस तरीके से क्रांतिकारी दल का नाम उन्होंने रखा। और साइमन कमीशन का विरोध इन लोगों ने शुरू किया था। 1928 लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो जुलूस निकाला गया था उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता है। तो अंग्रेज़ों की जो कप्तानी कर रहे थे, अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व कर रहे थे सैंडर्स, उनके द्वारा लाला लाजपत राय पर भी लाठी चार्ज किया गया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत बड़े अपमान की तरह थी। यह एक भारत के लिए ही यह राष्ट्रीय अपमान था और क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने के बारे में सोचा। और 1928 17 दिसंबर को क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी गोली मार करके। इसके बाद 1929 में एक और घटना हुई। पब्लिक सेफ्टी बिल पर सेंट्रल असेंबली में बहस चल रही थी और जनता जो थी, भारतीय जनता, उस बिल के या उस विधेयक के विरोध में थी। वह जनता के हित में वह बिल नहीं था या वह विधेयक नहीं था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो केंद्रीय समिति थी, जो सेंट्रल कमेटी थी, उन्होंने निर्णय किया कि इस बिल को नहीं पास होने दिया जाएगा और जनता की आवाज़ कैसे सरकार तक पहुंचाई जाए, इसके लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया कि वे असेंबली में बम विस्फोट करेंगे। यह भी निश्चय किया गया कि ये बम फेंकने के बाद भागेंगे नहीं, वरन अपने आप को गिरफ्तार करवाएंगे। तो जब 1929 पब्लिक सेफ्टी विधेयक पर या पब्लिक सेफ्टी बिल पर वोटिंग होने वाली थी, तो सरदार भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए बम के साथ जो पर्चा फेंका गया था, उसमें लिखा गया था, बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। तो ये बम किसी को मारने के लिए नहीं फेंके गए थे, ये उनको जागृत करने के लिए, देश में जागृति पैदा करना था, देश के लोगों को जागरूक करना था कि जनता का किस प्रकार से
शोषण किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा या अंग्रेज़ों के द्वारा, और अलग अलग तरह के विधेयक ला करके, अलग अलग तरह के बिल ला करके जनता को परेशान किया जा रहा है। और इसका जो विरोध है वह ऐसे ही क्रांतिकारी विरोध होना चाहिए। तो इस प्रकार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार किए गए। उनके साथ में और भी कई लोग गिरफ्तार किए गए। तो उनके जो नारे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, या इस तरह के जो नारे थे, ये सारे नारों को हम जानते हैं उनके नाम के साथ में जुड़े हुए। तो इस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1919 से 1932 तक चला। और जो तीसरा चरण है 1939 से 1939 से 1946 तक, भारत की स्वतंत्रता के पहले तक, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद सेना के कार्यों को हम रख सकते हैं, तो उस तीसरे काल को हम नेक्स्ट ऑडियो में सुनेंगे।